गुड मॉर्निंग साथियों। आपके लिए एक हिंदी का टेस्ट लेके आया हूँ, संधि समास और विराम चिन्ह पे। तो चेक करिए आपकी तैयारी कितनी है, आप कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं अपने वीडियो को। तो ये रहा पहला क्वेश्चन। तो हम लोग सबसे पहले संधि टॉपिक से स्टार्ट करेंगे, फिर उसके बाद समास, फिर समास विग्रह कॉन्सेप्ट के साथ क्वेश्चंस भी बढ़िया बढ़िया आप करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, जब दो वर्ण आपस में मिलकर अपने रूप में परिवर्तन करते हैं तो उस क्रिया को हम कहते हैं समास, संधि, प्रत्यय, उपसर्ग। तो उसे हम कहते हैं संधि। तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, संधि किसके मिलने से बनती है? दो व्यंजन से, दो स्वर या वर्ण से, एक स्वर और एक व्यंजन से, कोई नहीं। तो जो संधि होती है वो दो मिलाप होता है दो स्वरों का। जब जैसे अ प्लस अ मिलके क्या बन जाएगा? आ। तो दो स्वर को मिलने से बनने वाले वर्ण को हम क्या कहते हैं, या दो वर्णों से मिलने वाले को संधि कहते हैं। थर्ड क्वेश्चन, आप भी आंसर कमेंट में करते रहिए और चेक करते रहिए कितना आपका सही हुआ। जब एक शब्द स्वर पर समाप्त होता है और दूसरा स्वर से प्रारंभ होता है तो कौन सी संधि होती है? ठीक है, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, स्वर संधि या अयादि संधि। एक स्वर पे खत्म हुआ, दूसरे स्वर पे शुरू हो गया, तो उस व्यंजन संधि को हम कहते हैं स्वर संधि। बेसिकली बता दूं, संधि तीन प्रकार की होती हैं, स्वर संधि, विसर्ग संधि और व्यंजन संधि। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, जब पहले शब्द के अंत में व्यंजन और दूसरे के आरंभ में व्यंजन हो तब कौन सी संधि होती है? जैसे मान लिया हमने, ठीक है, तो यहाँ पे भी मैंने इसे क लिख दिया और यहाँ पे भी लास्ट में क ही आ गया। ठीक है, कुछ और भी शब्द लिखे होंगे आगे पे और यहाँ पे यही लिखे। तो लास्ट पे और इसके फर्स्ट में दोनों व्यंजन आए तो इस टाइप की संधि को हम कहते हैं व्यंजन संधि। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5, जब पहले शब्द के अंत पे ये वाला सिंबल, ये सिंबल किसका होता है? विसर्ग का हो तो दूसरे शब्द के अंत में पुनः परिवर्तन हो जाता है, वो कौन सी संधि? अगर विसर्ग का सिंबल आ गया तो वो कौन सी संधि होगी? विसर्ग संधि। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब बताइए इसे कि अ प्लस उ मिलके ओ बनाता है, किस प्रकार की संधि का प्रकार है? देखिए, ये स्वर संधि जो होते हैं 5 तरीके के होते हैं, गुण संधि, वृद्धि संधि, अयादि संधि, यण संधि, ठीक है ना, दीर्घ संधि। तो उनमें से ये पूछा गया है। तो दोनों ही स्वर हैं, तो स्वर में तो स्वर संधि होगा, ये तो हो नहीं सकता। इन तीनों में से ये हैं, तो इसमें क्या चीज़ हो रही है? मात्राएं बढ़ रही हैं, ठीक है ना। एक मात्रा बढ़ी तो ये कौन सी संधि हो जाएगी? आपकी गुण संधि। ठीक, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फिर यहाँ पे भी दो स्वर दे रखे हैं, अ प्लस ओ बन गया अ, किस संधि का उदाहरण है? तो यहाँ पे भी मात्रा, यहाँ पे मात्रा, डबल मात्रा है, तो ज़्यादा बढ़ गया तो ज़्यादा हो गया डबल मात्रा। तो गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि, तब भी ज़्यादा, एक से ज़्यादा मात्राएं आने लगे, वो कौन सी संधि होती है? वृद्धि संधि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संधि में य या व का योग होता है? उस संधि में ज़्यादातर यह देखने को मिलेगा या आपको वह देखने को मिलेगा? अयादि संधि, गुण संधि, यण संधि या विसर्ग संधि? तो अयादि संधि इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आई होप सो कि आपको पता चल गया होगा, अच्छे से क्लियर हो रहा होगा।
फिर से वही चीज़ अ और ए, फिर यहाँ पे भी सिंगल, यहाँ पे भी सिंगल स्वर है, तो एक ही आया उस पे स्वर। तो यह नियम किससे संबंधित है? गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि। तो एक स्वर उस पे एक और स्वर आ गया तो उस पे वृद्धि हो गई, तो वो कौन सी संधि हो गई? वृद्धि संधि। तो ऑप्शन नंबर बी इज दी करेक्ट आंसर। तो एक और चीज छोटी सी बात आप याद रख लेंगे, अगर लिखा हो और या फिर आ, अगर इसमें हम ए को जोड़ देते हैं या ए को जोड़ देते हैं या फिर ओ को जोड़ देते हैं या फिर अ को जोड़ देते हैं, तो इनसे बनने वाली संधि जो होती है वो सारी क्या होती है? वृद्धि संधि। आई होप सो क्लियर हो गया होगा, आपको याद भी कर लेना है ट्रिक में। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आगे एग्जाम्पल सारे। न्यायालय, बताना है कि न्यायालय में कौन सी संधि होती है। तो न्यायालय का संधि विच्छेद आप कर लो पहले। तो इसका संधि विच्छेद होता है नी प्लस आलय, तो बन जाएगा न्यायालय। ठीक है ना? ठीक है, तो ये संधि होती है अगर किसी में हम ई की मात्रा या फिर छोटी ई बड़ी ई की मात्रा के साथ हम आ वाले को अगर जोड़ देते हैं, तो ये जो होता है ना या की मात्रा लेके आता है या, तो ये संधि होती है हमारी यण संधि। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में सिर्फ हम स्वर पे लेके आएंगे और सारा कॉन्सेप्ट आपको सिखा देंगे एक एक वीडियो में। ओके, अभी बस प्रैक्टिस सेट है। लोकायन शब्द में कौन सी संधि है? गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि या अयादि संधि? तो लोकनायक में भी कौन सी संधि है हमारी? यण संधि। तो ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। थोड़ा हेल्थ सही नहीं है। सौभाग्य शब्द में कौन सी संधि है? गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि। तो सौभाग्य का संधि विच्छेद होता है सु प्लस भाग्य। ठीक है ना, यहाँ ग रहेगा सु प्लस सौभाग्य, सुभाग्य। तो देखो यहाँ पे उ की मात्रा और औ की मात्रा, ये दो चीजें आ रही हैं, तो ये कौन सी संधि है हमारी? वृद्धि संधि। तो ऑप्शन नंबर बी इज दी करेक्ट आंसर। देखो मातृ ऋण शब्द का सही संधि रूप क्या होगा? ठीक है ना, तो इसका सही होगा मातृण। ठीक है ना, ये बी इज दी करेक्ट ऑप्शन। आइए बढ़ते जल्दी जल्दी फास्ट फास्ट चलेंगे थोड़ा थोड़ा। सच्चरित्र शब्द में कौन सी संधि है? तो जब भी कोई भी व्यंजन दो बार एक ही साथ आता है, तो ये जो संधि होती है वो कौन सी संधि बन जाती है हमारी? व्यंजन संधि। दो व्यंजन एक साथ आ जाते हैं तो व्यंजन संधि हो जाती है। इसका संधि विच्छेद कर लेते हैं तो जो है वो च में टूट जाता है, सत प्लस चरित्र। ठीक है ना, ये इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। आई होप सो क्लियर होगा ये आपका। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। तत्क्षण शब्द में कौन सा संधि है? तो तत्क्षण तत्क्षण, इसमें भी देखो त और छ दोनों ही क्या है? व्यंजन है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, व्यंजन संधि।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 16 नंबर, महात्मा शब्द में कौन सी संधि है? इसका संधि विच्छेद पहले किया जाए। महात्मा को हम क्या लिख सकते हैं? महा प्लस आत्मा। तो ध्यान से आप जब देखेंगे इसे, तो यहाँ पे आ की मात्रा आ रही है, यहाँ पे आ की मात्रा आ रही है, तो ये तो वृद्धि हो रही है। ये तो कैसा है? स्वर संधि है। अब स्वर संधि में भी कौन सा है? आ की मात्रा वाला, ठीक है ना। तो एक ही मात्रा आ की आ रही है, तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा, उत्तर नंबर ए। ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गौरव शब्द किस संधि से बना है? गुण संधि है, वृद्धि संधि है, अयादि संधि है, या फिर यण संधि है? ठीक है, तो गौरव शब्द बना है, जो संधि है इसमें वो है हमारा गुण संधि। ए इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन पे। अध्यक्ष शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? अधि प्लस यच, अधि प्लस यच, अध्याय प्लस शक, अधि प्लस अच, या अधि प्लस यक? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी। सी इज द करेक्ट आंसर। अधि प्लस यच, अध्यक्ष। ठीक है, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमने महाशक्ति शब्द में कौन सी संधि है? गुण संधि, व्यंजन संधि, वृद्धि संधि, या फिर ऑप्शन नंबर डी यण संधि? तो बता दें, ये जो शब्द बना हुआ है महासंधि, वो बना है महा प्लस शक्ति से, ठीक है ना। तो इसमें देखो व्यंजन की आवृत्ति हो रही, तो ये कौन सी संधि हो जाएगी? व्यंजन संधि। बी इज दी करेक्ट आंसर। आइए बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन। हाँ देखो, लास्ट क्वेश्चन है संधि का। और आपको अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते हो। कंटेंट अच्छा लगा है तो प्लीज़ बताएं कंटेंट अच्छा है। और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैं लेके आऊँगा प्रैक्टिस के तौर पर। ये डेली क्लास होगी, आप कमेंट ज़रूर करना अगर पीडीएफ भी चाहिए तो। सु प्लस औषधि में कौन सा शब्द बनेगा? सौषध, सौषधि, सुषध, सौषधि? तो इसमें देखना है कौन सा शब्द सही बनेगा। सु प्लस औ, तो ये हो जाएगा 100 की मात्रा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट ऑप्शन है। ये तो हो ही नहीं सकता, ये देखो इसमें मात्रा ही खत्म हो गई। ये हो सकता था या ये, ठीक है ना। तो इसमें जो है सुअ, तो ऐसे और औषधि लिखते हैं, ठीक है ना। तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ये सारे इसमें प्रीवियस क्वेश्चंस भी थे, तो जो आपको ध्यान देने हैं। तो ये हमारा पहला सेक्शन फिनिश हो गया संधि का। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं इसी में समास। समास को डेफिनेशन से पूरा वो भी क्लियर करते जाए, फिर उसके बाद विराम चिन्ह पर चलेंगे हम लोग। तो आइए बढ़ते हैं समास। समास शब्द किस धातु से बना है? सम प्लस अस धातु, सम प्लस आस धातु, सम प्लस अस प्रत्यय, उपसर्ग प्लस प्रत्यय? तो समास जो हमारा है सम प्लस अस धातु से बना है, उसे कहते हैं हम समास। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, समास में जो अर्थ प्रधान होता है वो कहलाता है, जो प्रधान शब्द होता है, पूर्व पद, उत्तर पद, प्रधान पद, या फिर उपपद? तो जो इसमें प्रधान होता है वो शब्द होता है इसमें प्रधान पद। यही इसमें क्या होता है? प्रधान। दो पद होते हैं जिसकी ज़्यादा वैल्यू होती है उसको हम प्रधान कहते हैं। आप अभी समझ जाएंगे आगे कुछ एग्जाम्पल्स में। बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। समास है पहला पद, तो दो पद, जैसे मान लो इधर दो शब्द एक, तो इधर पार्ट पहला पद और ये होता है दूसरा पद। तो पहले पद को हम कहते हैं, पूर्व का मतलब पहले होता है, तो पहले पद को कहते हैं हम लोग
पूर्व पद। और उसी तरीके से समास में दूसरा पद कहलाता है, दूसरा पद है तो पद है पूर्व, फिर उसका हम उत्तर देंगे। तो उत्तर पद, प्रधान पद, उपपद या विशेषण। तो आंसर नंबर इज द करेक्ट आंसर, उत्तर पद। ठीक है ना। आई होप सो कि ये समास के डेफिनेशंस आपको क्लियर हो गए क्वेश्चन के तरीके में। मैंने एमसीक्यू फॉर्म में क्वेश्चंस को रख रखा है, डेफिनेशन को भी। अब ये बताइए, समास का संबंध शब्दों के संयोग से है। यह परिभाषा किसने दी है? पाणिनि, अष्टोजी दीक्षित, नगेंद्र नाथ या फिर हरिदास पाठक। तो यह डेफिनेशन जो है, परिभाषा जो है, उसने किसने दी है? पाणिनि ने। ठीक है ना। कि समास जो है वो संबंध है शब्दों के संयोग का। संयोग मतलब होता है जुड़ जाना। ठीक है ना। अब आते हैं, समास के कई सारे समास हैं। तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, अव्ययीभाव समास, बहुब्रीहि समास। ठीक है ना। तो उनमें से भी पूछ रखा है क्वेश्चन, सारे रिलेवेंट क्वेश्चन हैं। तत्पुरुष समास में कितने उपभेद माने गए हैं? ठीक है। उपभेदों की संख्या पूछ रहा है। 3 है, 4 है, 6 है या 7 है? तो उपभेदों की संख्या टोटल कितनी है? 7 है। ठीक है ना। ध्यान में रखेंगे। द्वितीय, तृतीय, चौथम, पंचम, षष्टम और सप्तम। उसके बाद संबोधन। ठीक है। तो ये सारे हैं, ध्यान से सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। मैंने कहा द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्टम, सप्तम, 6 हो गई है टोटल। और लास्ट होता है संबोधन, जो हम आप पढ़ते हैं कर्ता ने कर्म को करण से, आपादान से। वो सारे भी तत्पुरुष समास के ही अंदर आते हैं। ठीक है। तो ये हो गए पूरे 7 के 7 उपभेद। आई होप सो क्लियर हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब बताइए, जिस समास का अर्थ किसी तीसरे व्यक्ति को संबोधित करता है वह कहलाता है। अगर कुछ कह रहा है वो, बट वो किसी और के बारे में वो बताई जा रही है, तो इस टाइप के समास को हम तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास, द्विगु समास या द्वंद्व समास, कौन सा समास कहते हैं? तो इसको हम कहते हैं बहुव्रीहि समास। जैसे नील कमल, ये तो सॉरी कर्मधारय हो गया ना। दशानन एग्जाम्पल ले लो। दशानन किसको हम कहते हैं? रावण को कहते हैं, 10 सिरों वाले। तो इसी को बोल रहा है वो, इसी को बता रहा है। ठीक है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, समास में वाक्य का कौन सा भाग लुप्त हो जाता है? क्रिया, केवल संज्ञा, कारक चिन्ह या संबंध सूचक शब्द जो लगे होते हैं वो, या फिर विशेषण। जैसे ये सब सूचना, जैसे दिनों रात, रातों रात, दिन रात, रात दिन, तो ये सूचक चिन्ह लगे हुए ना, तो ये हम नहीं लिखते हैं उसमें। तो कारक चिन्ह की विलुप्ति हो जाती है। ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर। अब समास विग्रह का सही क्रम क्या है ये बताना है आपको। तो विग्रह पद फिर समास लिखते हैं, या पद विग्रह समास लिखते हैं, समास विग्रह पद लिखते हैं, या शब्द कारक और समास लिखते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। पहले हम पद लिखते हैं, फिर उसका विग्रह करते हैं, फिर उसके बाद उसको समास में चेंज करते हैं। डन। तो बी इज दी करेक्ट आंसर। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9, गंगा जल शब्द में कौन सा समास है? इसका समास विग्रह करेंगे गंगा का जल। तो का, की, के जहाँ पे भी आता है वो कौन समास होता है? तत्पुरुष समास। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजर्षि शब्द किस समास का है? नहीं, किस समास का है? ठीक है ना। कर्मधारय समास का, तत्पुरुष, बहुव्रीहि या द्वंद्व। ठीक है। तो राज्य का ऋषि कह सकते हैं इसको। तो क्या है? कर्मधारय समास। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर।
लोकपाल, लोगों का हितैषी जिसको मतलब लोकपाल कहते हैं, तो वो कौन समास हो जाएगा? तत्पुरुष, द्वंद्व, बहुब्रीहि या द्विगु समास। तो तत्पुरुष समास इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, चतुर्गिणी सेना में कौन सा समास है? चतुर मतलब होता है 4 अंग वाला, चतुर्गिणी 4 अंग जिसको कहते हैं, 4 अंग की सेना। तो संख्या किसमें बोध हो रहा है? 4। जब संख्या का बोध होता है तो वह समास होता है द्विगु समास। तो ऑप्शन नंबर ए इज दी करेक्ट आंसर। गुरु पत्नी, गुरु की पत्नी, तो कौन सा समास होता है? गुरु का की कई होता है ना, किसमें आता है? तत्पुरुष समास में। ऑप्शन नंबर ए इज दी करेक्ट आंसर। बढ़िए, नीलकमल, नीलकमल तो सबको पता है, नीलकमल में कौन समास होता है? कर्मधारय समास। पीताम्बर में कर्मधारय समास, ठीक है। बस और 2 क्वेश्चन बचा हुआ है। अष्टमुखी 8, जिसमें 8 जिसके मुख होते उसे बोलते हैं द्विगु समास। और आखिरी रामायण में कौन सा समास है? तो रामायण में जो राम का वर्णन है, तो कौन सा समास है? बहुब्रीहि, द्विगु, तत्पुरुष या कर्मधारय। तो सही उत्तर आप दीजिए। सही उत्तर हो जाएगा, रामायण में राम की कथा लिखी हुई है, तो ये कौन समास हो जाएगा? तत्पुरुष समास। तो यहाँ समाप्त होता है समास का सेक्शन। और भी इस पे अच्छे 6 क्वेश्चंस लेके आएंगे इसी तरह से हम बना के। आइए बढ़ते हैं अपने लास्ट सेगमेंट पे, विराम चिन्ह। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 2 क्वेश्चन तो इससे फिक्स है। डन। तो 25 टोटल क्वेश्चन है विराम चिन्ह से। तो फास्ट फास्ट हम लोग करेंगे, 5-7 मिनट में ख़त्म करेंगे वीडियो को। देखिए, वाक्य के अंत में कौन सा विराम चिन्ह लगता है? मैंने सिंबल भी बना दिया है, एक बार ध्यान से देख लें और चीज़ों को रिकॉल कर लेंगे। तो जैसे विराम चिन्ह जो है, एक बार बता देता हूँ आपको विराम चिन्ह होते कैसे हैं। जैसे पूर्ण विराम ये लगाते हैं, अल्प मतलब आधा वाला क्या लगाते हैं? ऐसे कॉमा टाइप में। एक होता है अर्ध, अर्ध में ऐसे कॉमा लगा के ऐसे कॉमा लगाते हैं, ठीक है ना, डॉट लाइक कॉमा। फिर होता है द्विविराम, तो इसको हम लगाते हैं ऐसे डबल डॉट, जो रेशियो वाला सिंबल होता है वैसे लगाते हैं। डन। तो ऐसे ही छोटी छोटी, या क्वेश्चन मार्क को हम प्रश्नवाचक को तो ऐसे जानते ही हैं। एक्सक्लेमेशन या विस्मय बोधक का चिन्ह होता है ये, ठीक है। स्लैश आपको पता ही होगा, ये डैश होता है, ठीक है। और छोटा वाला जो लगाते हैं वो हाइफन होता है। तो ये सारे कुछ हैं जो आपको इसमें इस्तेमाल करने हैं। तो क्वेश्चन को पढ़िए और बताइए। तो वाक्य के अंत में जब वाक्य खत्म हो जाता है तो उसमें हम कौन सा चिन्ह का इस्तेमाल करते हैं? पूर्ण विराम का। तो ऑप्शन नंबर बी इज दी करेक्ट आंसर। आइए बढ़ते हैं। तुम कहाँ जा रहे हो, इस वाक्य के अंत में कौन सा विराम चिन्ह लगेगा? तो ठीक है, तो ये एक तरीके से विस्मय का प्रतीक कर रहा है। तो ऑप्शन, सॉरी, तुम कहाँ जा रहे हो पूछ रहा है ना, सवाल पूछ रहा है। तो सवाल जब भी हम पूछते हैं तो कौन सा चिन्ह लगाते हैं? प्रश्नवाचक, ठीक है ना। तो ऑप्शन सी इज दी करेक्ट आंसर। वाह, जब भी वाह आए, हास है, उल्लास है, कितना सुंदर दृश्य है। जब आश्चर्यचकित हो तो इस वाक्य में कौन सा विराम? जब अब भी आश्चर्यचकित हो तो हमेशा कौन सा चिन्ह लगाते हैं? विस्मयादि बोधक। जैसे ना, तो वाह के समय क्या लेगा यहाँ पे? ऐसे नीचे विस्मयादि बोधक चिन्ह लगेगा यहाँ पे। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। मैंने कहा तुम सही हो, इस वाक्य में कौन से विराम चिन्ह प्रयुक्त होगा? मैंने कहा, मैंने कह दिया तुम सही हो, इस वाक्य कौन से विराम चिन्ह प्रयुक्त हुए हैं? कौन सा चिन्ह ये लगा हुआ है? ये जो चिन्ह लगा हुआ है लास्ट में,
वो आपको बताना है कौन सा चिन्ह लगा हुआ है। तो ये चिन्ह अभी मैंने जस्ट बताया कि ये चिन्ह कौन सा है, विराम चिन्ह, जिसे हम पूर्ण विराम कहते हैं। और इसमें कौन सा चिन्ह लगा हुआ है ध्यान से देखेंगे तो ये तो पूर्ण विराम, अच्छा सॉरी ध्यान से देखें, पूर्ण विराम तो लगा ही हुआ है इसमें, ये रहा। अच्छा ये भी कॉमा भी लगा है, कॉमा को हम क्या कहते हैं, अल्प विराम। देखो अच्छा अल्प विराम भी ऑप्शन में है, तो ऊर्ध्व, ये जो डबल डॉट लगा हुआ है ना कोष्टक, ये भी होता है ऊर्ध्व चिन्ह। तो ये ऑप्शन नंबर ए इज दी करेक्ट आंसर। सॉरी मिस्टेक हो गया, इसमें जो जो चिन्ह लगा उनके बारे में पूछा था, तो हमने ऑप्शन नंबर ए इज दी करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, वाक्य में थोड़ा विराम या विभिन्न वस्तुओं की गिनती के समय कौन सा विराम चिन्ह प्रयोग किया जाता है, अल्प विराम, पूर्ण विराम, द्विविराम या अर्धविराम। तो वाक्य में जब थोड़ा सा हमें गिनती के बारे में बताया, जैसे 1 2 लिखना है, जैसे 1, तो हम उस समय ना ये वाला चिन्ह लगाते, 1 2 ऐसे बार बार लिखना होता है तो कॉमा लगाते, इसको बोलते हैं हिंदी में अल्प विराम। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर ए इज दी करेक्ट आंसर। एक ही वाक्य में दो स्वतंत्र किंतु संबंधित वाक्यों को अलग अलग करने हेतु प्रयोग किए जाने वाला चिन्ह कौन सा है। ठीक है, तो कौन सा चिन्ह है, द्विविराम, अर्धविराम, डैश या दो अलग अलग चीज़ों को। ठीक है, जैसे एक सेंटेंस लिखा, यहाँ पे फिर से एक और वाक्य लिखा, तो उसमें ये वाला चिन्ह हम लगाते हैं ना, ये जो हम लोग नरेशन वेशन पढ़ते हैं इंग्लिश में, उसको हम कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज दी करेक्ट आंसर। 7वां, किसी सूची, उदाहरण या स्पष्टीकरण से पहले कौन सा चिन्ह लगाते हैं। कोई भी सूची या उदाहरण हम देते हैं, जैसे उदाहरण लिखा तो ऐसे कर देते हैं हम लोग, तो वो है द्विविराम का चिन्ह लगाते हैं। ठीक है ना, तो ध्यान देंगे उदाहरण स्पष्टीकरण के सामने हम कौन चिन्ह लगाते हैं, द्विविराम का चिन्ह लगाते हैं। ऑप्शन बी इज दी करेक्ट आंसर। आइए बढ़ते हैं, सत्य बोल यही धर्म है, वाक्य में कौन सा चिन्ह, ये जो चिन्ह है वो कौन सा प्रयोग हुआ है, तो यह चिन्ह होता है, इस चिन्ह को हम कहते हैं डैश, ऐसे लगा देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, भारत की राजधानी नई दिल्ली है, वाक्य में कोष्ठक का प्रयोग किस उद्देश्य से हुआ है, सूची दिखाने हेतु, अतिरिक्त जानकारी देने हेतु, रुकावट दिखाने हेतु, या फिर ऑप्शन नंबर डी विस्मय प्रकट करने हेतु। तो जो कोष्ठक में नई दिल्ली लिखा हुआ है वो किसके लिए है, तो ये जो है ना एक्स्ट्रा, भारत की राजधानी है, अब तो स्पष्ट हमने कर दिया ना कौन सी है, नई दिल्ली, तो हमने अतिरिक्त एडिशनल जानकारी दी, तो ऑप्शन नंबर बी इज दी करेक्ट आंसर। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे, राम श्याम मित्र हैं, ये प्रयुक्त में डैश चिन्ह कहलाता है, ये चिन्ह क्या कहलाता है। ठीक है, तो इस चिन्ह को हम कहते हैं हाइफन, छोटा सा एकदम होता है। ठीक है, तो हाइफन इज दी करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए इज दी करेक्ट। 11, अधूरे विचार या अपूर्ण वाक्य को दिखाने वाला विराम चिन्ह क्या होता है। हमने कुछ लिखा, उसके बाद जैसे हमने लिखते हैं ना गणित में, देखो 1 2 3, फिर हम लिख देंगे ऐसे करके, डॉट डॉट लगा देते हैं, तो ये कहते हैं कि आगे बढ़ता जा रहा है। तो ऐसे जब भी अपूर्ण वाक्य हो तो उसमें अगर ऐसा चिन्ह आपको दिखेगा तो वो कौन सा होता है, 3 बिंदु। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज दी करेक्ट आंसर। आई होप सो कि वीडियो पसंद आ रही हो आपको, कंटेंट भी अच्छा लग रहा होगा, ऐसा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देंगे। ऑलमोस्ट हमने 50 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। हाँ नहीं, तो बढ़िया, क्वेश्चन नंबर 12 में हाँ स्लैश नहीं में उपयुक्त चिन्ह कौन सा है, तो इसको कहते ही हैं स्लैश। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर बी इज दी करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे, उद्धरण चिन्ह का प्रयोग कहाँ किया जाता है, इसका बेसिकली प्रयोग कहाँ करते हैं, किसी
कि कथन को ज्यों या त्यों उद्धृत करने हेतु, सूची देखने हेतु, रुकावट दिखाने हेतु या विस्मय दिखाने हेतु। तो जब भी हम कथन को जैसा का तैसा दिखाते हैं तो हम उद्धरण चिन्ह, अच्छा ये उद्धरण चिन्ह होता कैसा है उसके बारे में जान ले, है ना। तो जैसे हम कॉमा लगाते हैं, डबल कॉमा में लिखते हैं, सॉरी सिंगल कॉमा में, या तो फिर हम कुछ इस डबल कॉमा में लिखते हैं, तो उसी चिन्ह को हम बोलते हैं उद्धरण चिन्ह, ठीक है ना। आई होप सब क्लियर हो गया आप लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 ये रहा आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन पढ़िए, जवाब दीजिए, और वीडियो अच्छे लगे, कंटेंट अच्छा लग रहा है तो चैनल को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दिए और अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दिए जो भी हिंदी से रिलेटेड जहाँ पे भी एग्ज़ाम्स हैं वो तैयारी कर रहे हो। तो राम ने कहा मैं विद्यालय जा रहा हूँ, इनमें कौन सा विराम चिन्ह छूटा है, बताइए। प्रश्नवाचक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, अर्धविराम या अल्पविराम, कौन सा चिन्ह इसमें छूटा हुआ है। ठीक है, तो इसमें उद्धरण चिन्ह छूटा। अब वो लगेगा कहाँ पे, ये भी ध्यान लिए, ऐसे लिखा है ना, राम ने कहा, तो ये से डबल ऐसे कॉमा ला के राम ने कहा मैं विद्यालय जा रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये रहा चिन्ह, तो सही उत्तर हो जाएगा उत्तर नंबर बी। 15वां क्वेश्चन, गुरु ने कहा सत्य ही ईश्वर है, वाक्य में कौन सा विराम चिन्ह है। ये जो चिन्ह लगा हुआ है ये कौन सा विराम चिन्ह है, ठीक है। अच्छा कौन कौन सा इसमें लगा है, देखो ध्यान से। एक तो ये लगा है, इसको बोलते हैं द्विविराम। एक ये देखो कॉमा टाइप में लगा है, इसको बोलते हैं मैं उद्धरण चिन्ह, यहाँ पे भी लगा है उद्धरण चिन्ह, और एक ये भी लगा है, इसको बोलते हैं पूर्ण विराम। ऑप्शन नंबर ए इज दी करेक्ट आंसर, ठीक है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किस वाक्य में उचित है। वह कहाँ गया, कितना सुंदर है, कितना सुंदर फूल है, यह मेरा विद्यालय है। तो ये तो एक पूर्ण वाक्य है, तो पूर्ण वाक्य विराम चिन्ह लग गया। तुम कौन हो, इसमें क्वेश्चन मार्क लग गया। वह कहाँ गया, ये भी क्वेश्चन मार्क। तो कितना सुंदर है, जब भी आश्चर्यचकित की बात है तो वहाँ पे हम लोग इस्तेमाल करते हैं विस्मयादि बोधक चिन्ह। तो ऑप्शन नंबर बी इज दी करेक्ट आंसर। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। मोहन, सोहन, राधा और गीता में कौन सा विराम चिन्ह प्रयोग किया गया है। अल्प विराम, अर्धविराम, हाइफन या डैश। तो जहाँ पे भी ये कॉमा जैसे शब्द दिखे आपको, कॉमा जैसे लगा हुआ, ये रहा, ये लगा हुआ है, तो इसको हम बोलते हैं अल्प विराम। तो ऑप्शन नंबर ए इज दी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, सावधान रहो, वाक्य में कौन सा विराम चिन्ह लगा है। तो इसमें कौन सा है, विस्मयाबोधिक चिन्ह लगा हुआ है, तो विस्मयबोधक चिन्ह, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर बी इज दी करेक्ट ऑप्शन। आइए फास्ट फास्ट करते हैं, 5 मिनट में और वीडियो कंप्लीट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा विराम चिन्ह अर्थ परिवर्तन कर सकता है। तो मान लो कुछ लिए एक फेमस कंटेंट है, तो कौन सा है जो अर्थ को परिवर्तित कर सकता है। तो इनमें से अगर कुछ भी अगर हम छोड़ देते हैं तो वो सभी क्या करेंगे, अर्थ में परिवर्तन। आपने क्वेश्चन पूछा, प्रश्नवाचक चिन्ह ही नहीं लगाया तो क्लियर नहीं हो पाया। उसी तरह वल विराम, तो ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर, क्योंकि ये सभी जो हैं अर्थ में परिवर्तन ला सकते हैं। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। वह आया किंतु देर हो गई, मैंने अर्धविराम का प्रयोग क्यों हुआ है। ये जो अर्धविराम लगा उसमें प्रयोग क्यों है, दोनों वाक्य समान है, दोनों स्वतंत्र पर संबंधित वाक्य हैं, उद्धरण हेतु या विस्मय हेतु। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, क्यों जब भी दो स्वतंत्र चीज़ें बोली जाए एक साथ और दोनों एक दूसरे से संबंधित हो तो वहाँ पे हम इस्तेमाल करते हैं अर्धविराम का। तो ऑप्शन नंबर बी इज दी करेक्ट आंसर। जैसे वह आया कंप्लीट हो गया, किंतु देर होगी, तो उसको देर हो गई ना, तो दो स्वतंत्र वाक्यों को हमने एक साथ स्पष्ट किया तो उस समय हम इस्तेमाल करते हैं अर्धविराम। तो ऑप्शन नंबर बी इज दी करेक्ट आंसर। राम ने कहा मैं तैयार हूँ, इस वाक्य में डैश का प्रयोग क्या दर्शाता है।
विराम या ठहराव, विस्मय, सूची या उद्धरण। तो ये कह रहा है ये विराम का चिन्ह एक तरह से ठहराव दिखा रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए इज दी करेक्ट आंसर। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। राम, मेरा मित्र आया वाक्य में कोष्टक का प्रयोग है स्पष्टीकरण हेतु, विस्मय हेतु, सूची हेतु या उद्धरण हेतु। क्वेश्चन नंबर 22। तो ये स्पष्ट कर रहा है कि वो दोस्त किसका है या मित्र किसका है, मेरा। तो स्पष्टता जो होती है वो स्पष्टीकरण हेतु दिया गया, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर ए इज दी करेक्ट आंसर। तो आई थिंक हम लोगों ने लास्ट 2-3 क्वेश्चन बचा हुआ है। तो वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी कर दें। वह कुछ कहना चाहता है, त्रिबिंदु क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है रुकावट या अधूरा विचार, ठीक है ना। मैंने बताया था ना कि ये अभी और भी इसमें चीज़ें ऐड है। तो ऑप्शन नंबर बी इज दी करेक्ट आंसर। सही विराम चिन्ह वाला वाक्य कौन सा है? वाह। जब भी वाह आ जाए तो उसमें विस्मय बोधिक चिन्ह लगेगा, बट यहाँ कॉमा लगा हुआ है। ध्यान से देख लेंगे तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपको डायरेक्टली दिख लेगा। मैंने बताया ना, हा, उल्लास, वाह, हरे, ये सब जो होते हैं विस्मय बोधिक चिन्ह को दर्शाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज दी करेक्ट आंसर। और आज का आखिरी प्रश्न, राम श्याम की मित्रता अनुकरणीय है। यहाँ ये जो डैश का प्रयोग हुआ ये क्या है? दोनों शब्द को जोड़ता है, रुकावट है। ये छोटा सा लगा हुआ है ना हाइफन, इसका जो प्रयोग है क्या दर्शा रहा है? रुकावट हेतु, सूची हेतु या विस्मय आदि बोधक हो। तो ये दोनों चीज को क्या कर रहा है? जोड़ रहा है, राम और श्याम को। तो ऑप्शन नंबर ए इज दी करेक्ट आंसर। तो ये पूरा कंप्लीट होता है आपका कंटेंट। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपसे रिक्वेस्ट है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और स्पेशली सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ठीक है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।